हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आप सबका स्वागत है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलती से चैप्टर नंबर 3 ही लिखा रह गया, ये है चैप्टर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था एटम एंड मोलिक्यूल्स। हाँ जी, तो मोस्टली पार्ट हम उस चैप्टर में कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो कैसा दिखाई देता है, कैसा बना हुआ है। ठीक है जी। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, जो कि इनविजिबल होता है, कि मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो वो एटम कहलाता है। इट हैज़ 2 पार्ट, न्यूक्लियस एंड आउटर न्यूक्लियर पार्ट। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस, एक होता है आउटर न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है जी। जो ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सेंटर में रेड और ब्लू पार्ट है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। और जो आउटर में ब्लैक रिंग दिख रहे हैं जो, ये क्या है, न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है जी। तो न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो जैसे मैंने कि बताया, रेड और ब्लू पार्ट क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन पोसेस नो चार्ज। कि प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻90। ये क्या होता है, वो प्रोटॉन्स के चार्ज की वैल्यू होती है, जो प्लस में होती है। ठीक है जी। और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इन आउटर न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसके अलावा जो आउटर पार्ट है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वैल्यू वही 1.6 × 10⁻90, बट ये नेगेटिव में होती है। ठीक है जी। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई। आगे, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है इनके शेल में, ऑर्बिट्स वगैरह में, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को उसके शेल के हिसाब से डिवाइड करना, है ना। कि जो फॉर्मूला हमने देखा था 2n² के हिसाब से, कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट के हिसाब से, शेल के हिसाब से डिवाइड करना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाती है। ठीक है जी। तो यही डेफिनेशन दे रखी है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन वेरियस शेल, अलग अलग शेल ऑर्बिट में, ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, एटम ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप। कि अगर हमारे पास एटम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। कि मतलब इसकी डेफिनेशन एक और भी होती है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंस हो। ठीक है जी। कि प्रोटॉन जो है वो सेम है और न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंस है। तो जैसे कि मान लीजिए, अब एक हमें दे रखे हैं कि एक एटम में 10 प्रोटॉन है, दूसरे में भी 10 प्रोटॉन है, तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर उनका सेम हुआ, बट जो मास नंबर है वो किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो फर्स्ट वाले में न्यूट्रॉन्स 11 हो गए, जहाँ पे 10 प्रोटॉन थे तो 11 न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। और जहाँ पे सेकंड वाले में 10 प्रोटॉन थे, वहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स। तो क्या हुआ, इनका मास अलग हो गया, 10 + 11 21 और 10 + 12 22। तो मास तो हुआ 21 और 22, और जो एटॉमिक नंबर वो हुआ 10 प्रोटॉन और 10 दूसरे के प्रोटॉन, तो वो उनका क्या हुआ, एटॉमिक नंबर। तो इसे क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। अब ये बिल्कुल उसके उल्ट हो गया, कि जिसमें एटॉमिक नंबर जो हो वो डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि प्रोटॉन्स जो है वो 2 हमने एलिमेंट ले लिए, 2 एटम्स ले लिए, जिसमें प्रोटॉन है, एक में है 9, एक में है 10। ठीक है जी। तो इनका क्या हुआ, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया बट मास नंबर सेम हो जाएगा। जहाँ पे 9 है वहाँ पे मान लीजिए 10 न्यूट्रॉन्स हो गए, जहाँ पे 10 है वहाँ पे 9 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इनका जो सम होता है, ठीक है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम होएगा वो मास नंबर कहलाता है। तो वो उसका मास सेम होगा, कि एक जगह 9 थे, जहाँ पे प्रोटॉन तो वहाँ पे 10 क्या हो गए,
न्यूट्रॉन्स हो गए टोटल सम 19, और जहाँ पे 10 प्रोटॉन थे जिसका एटॉमिक नंबर n हो गया, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 9 हो गए, तो दोनों का सम कितना हो गया 19। तो मास क्या हुआ इनका सेम हुआ, बट प्रोटॉन 9 और 10 होने की वजह से एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे आइसोबार कहेंगे। दीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट इक्वल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वही बात होगी ना कि दीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि इनके पास जो प्रोटॉन्स होंगे वो डिफरेंट नंबर्स के होंगे, जैसे कि मैंने बताया 9 और 10, बट इक्वल सम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, कि जो इनका एक सम होएगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम इक्वल होएगा। 9 और 10, दूसरी तरफ 10 और 9, तो उनका जो सम है 19 वो इक्वल है। ठीक है जी। नेक्स्ट है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स, कि जिनके पास न्यूट्रॉन सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो तो उसे क्या कहेंगे आइसोटोन्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 2 एटम्स जिनके पास न्यूट्रॉन्स 10-10 है और प्रोटॉन एक में 9 है एक में 11 है, तो क्या हुआ इनका एटॉमिक नंबर 9 और 11 होने की वजह से डिफरेंट है, बट न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है 10-10 दोनों तरफ। ठीक है जी, तो ये आइसोटोन्स कहलाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने पढ़ा था एटम के बारे में। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट मॉडल्स, कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या हुआ एटम्स के बारे में खोज की, तो उन्होंने अलग अलग अपनी ऑब्जर्वेशन दी, अलग अलग अपनी बातें बताई कि एटम कैसा है या जो भी है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास जे.जे. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है जी, तो जे.जे. थॉमसन ने क्या कहा कि जो हमारा एटम्स होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है। जैसे वाटरमेलन को हम काट देते हैं, जैसे ये इसका पार्ट दिखा रहे हैं हमें डायग्राम में, कि वाटरमेलन को जब हम सेंटर से काटते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। जो ये रेड पार्ट है वो क्या है एडिबल पार्ट है जिसे हम खाते हैं, और जो ये ब्लू पार्ट जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो गए उसके सीड्स हो गए, वाटरमेलन के सीड्स हो गए, जो बीज अंदर दिखाई देते हैं ब्लैक ब्लैक। तो ये क्या है स्ट्रक्चर लुक जो उसकी देखने में लुक है वो क्या होती है वाटरमेलन की तरह होती है। तो जे.जे. थॉमसन ने क्या कहा कि इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर रैंडमली ऑल ओवर द एटॉमिक स्फीयर के अंदर स्प्रेड हुए होते हैं, कि जो एक एटम होता है वो क्या होता है स्फीयर की शेप में होता है, और वो सारा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर। सेकंड इलेक्ट्रॉन्स जो है आर स्प्रेड ऑल ओवर द एटॉमिक स्फीयर, कि जो एटॉमिक की ये स्फीयर जो उसकी शेप है इसके अंदर सभी जगह क्या होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी जगह स्प्रेड हुए हैं फैले हुए हैं। तो इस तरह का क्या हुआ जे.जे. थॉमसन ने हमें मॉडल दिया। और जो पॉजिटिव चार्ज ऑन एटॉमिक स्फीयर इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो ये पॉजिटिव पार्ट है जहाँ पे रेड पार्ट है वहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव चार्ज की ये इक्वल होती है इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की जितनी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज की वैल्यू होती है उतनी ही पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है। तो दस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए क्या होता है कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, कि मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है सारे टोटल उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल होंगे, ओवरऑल क्या हुआ न्यूट्रल हुआ। तो ये 4 बातें क्या थी हमें जे.जे. थॉमसन ने बताई थी अपने मॉडल के अंदर, बट ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि इसकी क्या है कुछ बातें सही थी कुछ बातें गलत थी। जैसे कि हम आज की टाइम में अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में अब तक पढ़ा है उसमें हमने एटम के बारे में जो पढ़ा है उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाया होगा। उसमें क्या था कि एटम की जो शेप है वो स्फीयर होती है, ठीक है जी, पर इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द एटॉमिक स्फीयर, ये बात उसकी गलत निकली कि एटम्स जो है पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे एटम में नहीं फैले होते, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है इक्वल होता है, दस एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बातें सही थी पर इसका इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द एटॉमिक स्फीयर ये चीज़ क्या हुई गलत निकली, तो ये क्या हुआ ये मॉडल कैंसिल हो गया। उसके बाद सेकंड मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल, कि मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ दूसरे साइंटिस्टों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी पिछली ऑब्जर्वेशन को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो जिसके अंदर ये इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक डिटेक्टिंग प्लेट ले ली जो जिंक से बनी हुई थी, ठीक है जी, और एक गोल्ड फाइल ले ली, ये येलो जो पार्ट है ये गोल्ड फाइल ले ली, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके बाद एक अल्फ़ा पार्टिकल
उसके ऊपर क्या हुआ, एक मशीन के थ्रू अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल के ऊपर बम्बार्ड किए गए। कि इन्होंने गोल्ड फाइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड फाइल जो होता है उसकी मेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, कि मतलब उसे हम पीट के काफ़ी पतला बना सकते हैं। तो मतलब इसकी शीट को इतनी थिन बना ली गई ताकि इसके अंदर से अच्छे से क्रॉस हो सके जो ये इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स छोड़े वो उसमें से क्रॉस हो सके। ठीक है जी। तो इस तरह का कुछ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन वगैरह आई वो हम देखेंगे इसके अंदर, कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे, ठीक है जी, जो ये मशीन है रेड पार्ट की, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है जी। पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज थे, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो कितना था या उसका मास कितना था, वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर था। कि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है जी, और प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी उस चार्ज की अल्फ़ा पार्टिकल्स के उसके चार्ज की वैल्यू थी। और जितना इनका मास का सम हुआ, हाँ जी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जो टोटल जितना मास हुआ उतने ही अल्फ़ा पार्टिकल्स के मास का सम था। तो इतना चार्ज और इतना पार्टिकल मास लेके इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या किया, इस शीट के ऊपर बम्बार्ड किया, लाइक एक गन की तरह इनके ऊपर शूट किया। तो शूट करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि ये बी डायग्राम में जो फर्स्ट डायग्राम दे रखी है, कि जेजे थॉमसन ने जो बताया था कि रेड पार्ट होता है उसके अंदर सभी जगह ये इलेक्ट्रॉन्स फैले होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व ये था कि हमारी जो रेज होगी वो इस तरह से सीधी निकल जाएगी। बट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो उनके पास ऑब्जर्वेशन आई वो काफ़ी अलग आई, कि उन्होंने देखा कि जैसे ये सेकंड डायग्राम दिखा रखी है, तो क्या देखा कि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास विदाउट डेविएशन, कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, कि इन्होंने जब फाइल के ऊपर बम्बार्ड किए तो कुछ रेडिएशंस क्या हुई, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हुई, बिल्कुल सीधे चले गए। ठीक है जी। तो इससे क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो क्या है एटम्स के अंदर स्पेस है खाली है, कि मतलब फ्री स्पेस पड़ा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोस्टली जितने उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो बम्बार्ड किए वो क्या है, बिल्कुल सीधे बाहर निकल गए, जैसे कि दूसरी डायग्राम के अंदर भी दिखा रहे हैं इस तरफ। ये जो पोर्शन है ना, कि क्या हुआ, पीछे सीधी बाहर की तरफ चली गई। तो ये थी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या है, सम पार्टिकल बेंड विद स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन, कि कुछ क्या हुए पार्टिकल्स क्या है, डेविएट हो गए, बेंड हो गए। वो कहाँ पे है, जैसे कि ये यहाँ से ये वाली एरो दिख रही है, सेंटर वाली एरो, हाँ जी, ये सेंटर वाली एरो, ये क्या हुई, डेविएट होगी कुछ एंगल से। तो इससे क्या पता चला कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉजिटिव चार्ज था, कुछ मास था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बेंड हो गए। क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इन्होंने बम्बार्ड किए उसका भी उसके ऊपर भी कुछ चार्ज था, मतलब बल्कि 2 इंटू जितना एक एटम एक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल चार्ज था, है ना। और मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जितना मास था उतना एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास था। उसके बावजूद भी वो क्या हुआ, डेविएट होगी, बेंड होगी। कहने का मतलब ये था कि जिससे वो टकराई उसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। कि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। तो मतलब जिससे वो टकराई अल्फ़ा पार्टिकल्स, उसने उसको डेविएट कर दिया कि उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो उससे ज़्यादा है और उसका मास भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी। और लास्ट फ्यू पार्टिकल्स गोट 100 रिवर्स्ड इन पाथ। ठीक है जी। और कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, बिल्कुल ही वापस 180 डिग्री रिवर्स हो गए। मान लीजिए कि इसकी जो वैल्यू बताती है कि अगर मैं 12,000 पार्टिकल्स अल्फ़ा पार्टिकल छोड़ूं तो उसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ, वापस 180 डिग्री के ऊपर वापस बेंड हो गया। तो इस पॉइंट ने बताया कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में है। कि जो 180 वापस रिवर्स हो गया है वो बिल्कुल सेंटर में है। और एक से बात क्या पता लगी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ पे मास है, कि मतलब जो मास है वो बिल्कुल सेंटर में है, पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है कंपेयर टू एटम, कि एटम के मुकाबले जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत कम है। ठीक है जी। क्योंकि 12,000 में से एक रेज ही वापस मुड़ के आई है, कि मतलब मोस्टली पार्टिकल्स तो क्या हुए, मतलब सीधी निकल गई पार्टिकल्स, जो अल्फ़ा पार्टिकल से बिल्कुल सीधे निकल गए। और एक ही 12,000 में से एक ही पार्टिकल वापस बेंड होकर आ गया, कि मतलब कि वो बहुत छोटा साइज था जिसके साथ जाके एक ही हमारा पार्टिकल टकराया और जो वापस आ गया जी। तो न्यूक्लियस पार्टिकल क्या है,
न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और वहीं पे सारा पॉजिटिव जो चार्ज है और सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है जी। तो इस तरह से एक ये भी पता चला कि जो एटम का सारा मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। ठीक है जी। तो फाइनली क्या कंक्लूड किया गया, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे कि जे थॉमसन ने बताया कि पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पूरे एटम के अंदर स्प्रेड नहीं थे, वो क्या थे, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन इस मॉडल में पता चली। ठीक है जी। पर ये भी मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, देखते हैं वो भी, कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है जी। तो मान लीजिए जैसे कि हमारा ये डायग्राम है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहे होंगे। बट सर्कुलर पाथ में जैसे ही कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करते हैं तो उनकी क्या है, हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो एक जो हमारे ये प्लैंक थ्योरी थी, मैक्स प्लैंक जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनकी एक थ्योरी थी कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स क्या है एक्सेलरेट करते हैं, मूव करते हैं वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या है, एनर्जी लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो अपने अंदर से क्या है, एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि कांस्टेंट स्पीड से ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है, पर ये क्या है, सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रही है इनकी हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज जब होएगी तो क्या है, उनकी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। ठीक है जी। कि वेलोसिटी क्या है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। ये तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी जो सर्कुलर पाथ में कभी भी सेम नहीं रहती। ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंजेस क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन हो गया। तो यही इनकी बात यहाँ से प्रूव हुई इस प्लैंक थ्योरी से कि जब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। ठीक है जी। एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो क्या होगी, इनकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी और जो इनका रेडियस है, जिस सर्कल में ये घूम रहे हैं, ये रेडियस धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होने शुरू हो जाएगा। छोटा होता 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 क्या होगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके एटम मिल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। पर जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो एक स्टेबल रहता है। तो मतलब कि ये इसकी ड्रॉबैक थी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस उसके अराउंड, वो बात उनकी गलत होगी। तो वो ये इसकी ड्रॉबैक थी, इसलिए ये भी मॉडल नहीं चला। फिर हम देखते हैं आगे बोहर्स मॉडल। नेक्स्ट है नील बोहर मॉडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इन्होंने क्या बताया कि जो बाकी सारी बातें थी वो तो चलो पिछले हमने जैसे मॉडल्स में देखी, सेम वही रही कि स्फीयर में है इलेक्ट्रॉन चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने क्या बताया कि जो वो उसमें रदरफोर्ड मॉडल में ड्रॉबैक था वो उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करके बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट। ठीक है जी। कि तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। वो क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं कि वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, कि एक ही सर्कुलर पाथ है उसी में सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं था, इस मॉडल में पता चला, बोहर्स मॉडल में, कि वो अलग अलग वेरियस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, उनकी एनर्जी रिलीज वो नहीं कर पाते। और इन्होंने क्या हुआ, बोहर्स मॉडल ने इन ऑर्बिट्स को नाम भी दिया गया। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन। ठीक है जी। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। कब तक, जब तक वो अपना अपर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र ना हो। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ में है, अगर वो थर्ड में जब तक ना आएगा तब तक वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है जी। तो वो क्या होंगे, अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं और वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते।
तो ये हमारा फाइनल मॉडल था जिसमें हमने अब तक का जो हमने एटम्स के बारे में पढ़ा वो फाइनली चीज़ हमें बोहर मॉडल में जाके पता चली कि जो 3 तरह के मॉडल थे तीनों में कुछ कुछ बातें सही थी और फाइनली बोहर मॉडल में आगे हमारा फाइनल एक एटम कैसा आज के टाइम में दिख रहा है वो चीज़ ये यहाँ पे आगे फाइनल अपने डिसाइड हुई कि हमारा एटम कैसा का होता है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। इसके अलावा इस लेक्चर में कुछ नहीं है कि हमने बाकी तो सब कुछ उसके अंदर पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो भी था ये सब हम क्या है पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में आपके सिर्फ ये 3 तरह के मॉडल्स थे जिसमें अलग अलग एटम की स्ट्रक्चर दी हुई थी अलग अलग साइंटिस्ट की तरफ से। ठीक है जी, तो आपने इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। ये मोस्टली पूछ लिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया था या किसने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवर किस किसने किया था या कौन से मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा हुई और किस में प्रोटॉन्स की किस में न्यूट्रॉन्स की। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद।